आदर, अभिनंदन, आभार, देवियों सज्जनों नमस्कार। मेरा नाम आदर्श पांडे है और आप यंग तरंग रेडियो सुन रहे हैं। दोस्तों, अक्सर पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में लोगों को अपने होम टाउन से दूर जाना पड़ता है और जब चुनाव आते हैं तो वोट डालने उनको अपने इलाके में जाना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में से 30 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं डाला था। यह संख्या किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए पर्याप्त है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग सिस्टम का डेमो पार्टियों के सामने दिया है। आइए जानते हैं रिमोट वोटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और इस सिस्टम को लेकर पार्टियों का क्या प्रतिक्रिया है। कई सालों से जब मुझे वोट देना होता था तो मुझे अपने गांव जाना होता था जहां का मैं निवासी हूं। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत संघर्ष करना पड़ता था और इसलिए मैं सोचता था कि कोई ऐसा सिस्टम रहता जिसकी मदद से मेरे जैसे प्रवासी लोग अपने वर्क प्लेस से ही वोटिंग कर सकते। ये कहना है एक फैक्ट्री में काम करने वाले अवधेश का। चुनाव आयोग ने अवधेश जैसे हजारों युवाओं की मन की बात समझ ली है, इसलिए रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रस्ताव लाया गया है। आइए समझते हैं रिमोट वोटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। चुनाव आयोग ने 2016 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था कमिटी ऑफ ऑफिसर ऑन डोमेस्टिक माइग्रेशन और जिसका काम था प्रवासियों के इश्यू को समझना और उस पर बातें करना। 2016 के अंत में कमेटी ने प्रवासियों के लिए इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग और पोस्ट बैलेट से वोटिंग का सुझाव दिया, लेकिन इसमें गोपनीयता की कमी थी। साथ ही ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और फिर सोचा जाने लगा कि क्या उपाय हो सकता है इस प्रॉब्लम का। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन RVM के जरिए निकाला। RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन, जिसकी मदद से प्रवासी वोटर्स को अपने परमानेंट एड्रेस पर वोट देने जाने के बजाय उस एरिया में बना रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा। अब आइए जानते हैं क्या होगा रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रोसेस, ये कैसे काम करेगा। आपको नाम से तो लग रहा होगा कि ये रिमोटली एक्सेसिबल है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसके प्रोसेस को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सिद्धार्थ नाम का लड़का है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आता है और वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में उसको वोट देने जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो दिल्ली में ही बने रिमोट स्पॉट पर जाकर वोटिंग कर सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि रिमोट स्पॉट पर जाके कैसे वो वोट दे सकेगा। तो देखिए, इसके लिए कुछ प्रोसेस निर्धारित किए गए हैं। जैसे बूथ पर पीठासीन अधिकारी वोटर की ID कार्ड को वेरीफाई करने के बाद उसके कंस्टिट्यूएंसी कार्ड को स्कैन करेंगे। इसके बाद पब्लिक डिस्प्ले यूनिट यानी एक बड़ी स्क्रीन पर वोटर की कंस्टिट्यूएंसी का नाम दिखाई देगा। वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, राज्य कोड और कैंडिडेट नंबर के साथ यह वोट दर्ज हो जाएगा। VVPAT स्लिप में स्टेट कोड और कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड के साथ ही कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सीरियल नंबर भी आ जाता है। इस प्रकार वोटिंग प्रक्रिया सफल हो जाती है। चुनाव आयोग ने इस सिस्टम का डेमो 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने दिया है, लेकिन कांग्रेस समेत 16 पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। वहीं BJP जैसी पार्टियां रिमोट वोटिंग सिस्टम के समर्थन में है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा और बहस का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सिस्टम को लागू कर पाता है या नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया सिर्फ एकमात्र देश नहीं है जहां रिमोट वोटिंग सिस्टम लाया गया है। अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देश भी हैं जहां पहले से ही रिमोट वोटिंग सिस्टम है। दुनिया के किसी देशों में एकदम भारत से मिलता जुलता RVM टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन प्रवासी वोटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। आइए आपको कुछ देशों का नाम बताते हैं जहां पहले से ही इस प्रकार की सुविधाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ के कुछ राज्यों में ई-वोटिंग की सुविधा है। विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिक ईमेल, फैक्स या इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि
कि अमेरिका में ऐसे लोगों को ई वोटिंग से वोट डालने का अधिकार है जो अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन उनका जन्म विदेश में हुआ है। अब बात करते हैं फ्रांस का। जून 2003 में फ्रांसीसी सरकार ने अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को ई वोटिंग के जरिए वोट करने की सुविधा दी। हालांकि उन्हें काउंसिल ऑफ फ्रेंच सिटीजन अब्रॉड में ई वोटिंग से वोट डालने की सुविधा मिली थी, उसी साल इंटरनेट राइट्स पर काम करने वाली संस्था ने फ्रांस सरकार को ई वोटिंग न शुरू करने की सलाह दी थी। बाद में जून 2006 में सरकार ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को 3 तरीके से वोट डालने की सुविधा दी, जिसमें ई वोटिंग भी शामिल है। विदेशों में रह रहे आधे से ज़्यादा फ्रांसीसी नागरिक ऑनलाइन वोट ही देते हैं। अब आइए बात करते हैं नीदरलैंड की। यहाँ के कई शहरों में पोलिंग स्टेशन और ई वोटिंग की सुविधा मिलती है। विदेशों में रह रहे नागरिकों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूरोपियन संसद में वोट देने का अधिकार है। ये लोग ई वोटिंग से भी वोट दे सकते हैं। 2006 में विदेशों में रह रहे नीदरलैंड के नागरिकों को पोस्टल बैलेट के विकल्प के रूप में ई वोटिंग की सुविधा दी गई थी। अब आइए बात करते हैं एस्टोनिया की। यहाँ पर 2003 के आम चुनाव में पहली बार ई वोटिंग का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ के सिस्टम में हर नागरिक का एक स्मार्ट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। मार्च 2007 में एस्टोनिया में बड़े पैमाने पर ई वोटिंग का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे दुनिया का पहला इंटरनेट इलेक्शन भी कहा जाता है। उस चुनाव में 3.5% नागरिकों ने विदेश में बैठे बैठे ई वोटिंग से अपना वोट दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।